शाम को सौतेली माँ एक बार फिर मरियम के पास आई। उसके हाथ में रस्सी है। वो बोली, तुम इस परिवार पर अब बस एक कलंक हो। तुम्हें जितना जल्दी मिटा दे उतना अच्छा होगा। ये लो रस्सी और खुद को मारकर अपने परिवार पर मेहरबानी कर दो। मरियम ने उठकर रस्सी का एक फंदा बनाया और कुर्सी पर चढ़ गई। जैसे ही उसने उस फंदे को गले में डाल ऊपर वाले को याद करने लगी। मूवीज टाइप की पिटारे से आज आप सुनेंगे एक तुर्की लड़की की कहानी, जिसके साथ हुए उस दुखद दर्दनाक हादसे के बाद उसका पूरा परिवार उसे मारना चाहता है। 2007 की तुर्किश मूवी मुत्लुलुक, डायरेक्टर अब्दुल्ला ओगुज, IMDb 7.5। दोस्तों, आप सभी के लिए एक और गुड न्यूज है। मूवीज के साथ साथ अब आप कोरियन, थाई, चाइनीज हर तरह की वेब सीरीज देख सकते हैं हमारे नए YouTube चैनल के ड्रामा ट्राइब पे। तो जाइए जल्दी से चैनल सब्सक्राइब करें, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। चलिए अब कहानी सुनते हैं। तुर्की का एक छोटा सा गांव से थोड़ी दूर अपनी भेड़ों को चढ़ाते हुए चरवाहे को एक लड़की बेहोश मिली। उसके कपड़े कहीं से मैले कहीं से खुले हैं, पाँव में जूते नहीं है और चेहरा कीचड़ में धंसा हुआ है। वो चरवाहा उसे जानता है। वो लड़की इस गांव की मुखिया अगा के भाई की बेटी मरियम है। वो उसे अपनी पीठ पर लाद गांव की तरफ चल दिया। लोग रुक रुक कर उन्हें देख रहे हैं, बातें बना रहे हैं। मरियम को लेकर उसके घर पहुंचा तो उसकी सौतेली माँ छत पर खड़ी है। उसे भेड़ बकरी रखने वाली कोठरी में डाल दिया गया। अगली सुबह सौतेली माँ खाना लेकर आई, लेकिन उसके मन में मरियम के लिए कोई दया नहीं। बाहर बैठा मरियम का पिता तहसीन ने उसके आते ही पूछा, मरियम कैसी है? कुछ बोला उसने? किसने किया ये सब उसके साथ? सौतेली माँ बोली, वो मुंह नहीं खोल रही, लगता है पागल हो गई है। ये सुनकर तहसीन उठकर जाने लगा। पूछने पर बोला, बड़े भाई ने बुलाया है इस बारे में बात करने। अगा इस गांव का मुखिया होने के साथ साथ एक फैक्ट्री का मालिक भी है। गांव के लोगों के नजर में वो काफी प्रभावशाली व्यक्ति है। तहसीन के आते ही वो कहने लगा, भगवान ना करे किसी परिवार को इस जिल्लत से गुजरना पड़े। मरियम भी मेरी बेटी जैसी है, मगर इस लड़के ने हमारे पूरे बिरादरी की नाक कटवा दी है। पता है लोग कैसी कैसी बातें कर रहे हैं। अरे क्या जरूरत थी उसे गांव से इतनी दूर अकेले जाने की? इससे पहले कि बात हाथ से निकल जाए हमें इस बात को दबाना होगा। मेरे भाई, तुम उसके बाप हो, इसलिए तुम्हें अपनी बेटी की गलती कभी नजर नहीं आएगी। वो तहसीन को कुछ कहने का मौका ही नहीं दे रहे। तुम अपनी बीवी से बात करो, उसे मालूम है कि ऐसे मामलों में क्या करना चाहिए। यहाँ बेचारी मरियम खामोश बैठी है, ना कुछ खाती है ना कुछ कहती है, लेकिन ये सब उसकी सौतेली माँ को नजर नहीं आता। शाम को सौतेली माँ एक बार फिर मरियम के पास आई। उसके हाथ में रस्सी है। वो बोली, तुम इस परिवार पर अब बस एक कलंक हो। तुम्हें जितना जल्दी मिटा दे उतना अच्छा होगा। ये लो रस्सी और खुद को मारकर अपने परिवार पर मेहरबानी कर दो। मरियम ने उठकर रस्सी का एक फंदा बनाया और कुर्सी पर चढ़ गई। जैसे ही उसने उस फंदे को गले में डाल ऊपर वाले को याद करने लगी, उसने सौतेली माँ को खिड़की से झांकते हुए देखा, जैसे अगर मरियम मर गई तो इससे ज्यादा खुशी किसी और को नहीं होगी। उसका चेहरा देख मरियम ने रस्सी का फंदा गले से उतार दिया। यानी वो अब मरना नहीं चाहती, खुद के लिए लड़ना चाहती है। यहाँ आगा खान को जब ये खबर मिली तो वो परेशान हो उठा। गांव में जितने मुंह उतनी बातें हो रही है, किस किस का मुंह बंद करेंगे। इस काम को अब यहाँ रफा दफा नहीं किया जा सकता। हमें उसे यहाँ से लेकर निकलना होगा। गांव वालों से कहेंगे कि मरियम का रिश्ता शहर में लगा है। कुछ दिनों बाद मेरा बेटा जमाल मिलिट्री ट्रेनिंग से घर वापस आ रहा है। इसी बहाने हम जमाल को लेकर इस्तांबुल भेज देंगे और जमाल वही रास्ते में उसका काम तमाम कर देगा। तब तक के लिए हमें शांत बैठना होगा। कुछ हफ्तों बाद जमाल अपनी ट्रेनिंग से वापस आ गया। अगा और तहसीन ने उसे पूरी बात बताई और कहा, इस घर के इकलौते बेटे होने के कारण तुम्हें इसे निपटाने में हमारी मदद करनी होगी। और एक बंदूक निकाल कर सामने रख दी, साथ कुछ पैसे भी है। उसे कल सुबह मरियम को लेकर निकलना है। मरियम को ये बताया गया है कि तुम इस्तांबुल जा रहे हो उसे लेकर। रास्ते में कोई सुनसान जगह देखकर उसे गोली मार देना और अगली ट्रेन पकड़कर वापस आ जाना। जमाल ने कुछ पूछने की हिम्मत की तो उसे चुप करा दिया गया, क्योंकि उसके बाबा की बात यहाँ आखिरी बात होती है। उस पर कोई सवाल नहीं उठाता। अब यहाँ मरियम की दादी उसके पास आई, प्यार से पुचकारते हुए पूछी, बता ना मेरी बच्ची, ऐसा किसने किया तेरे साथ? तू नहीं बोलेगी तो लोग बातें बनाना बंद नहीं करेंगे, तुझे ही दोषी ठहराएंगे। दुनिया बड़ी जालिम है मेरी बच्ची। यहाँ गूंगे तक को मुजरिम बना दिया जाता है। मगर मरियम के लिए वो हादसा इतना भयानक और इतना दर्दनाक था
कि उसका दिमाग उसे भुला देना चाहता है। वो चाहकर भी कुछ याद नहीं कर पा रही। उसने दादी से कहा, दादी मुर्गा बांग क्यों नहीं देता? दादी समझ गई और बोली, देता है बेटा, पर किसी को सुनाई देता है और किसी किसी को नहीं। मरियम बोली, दादी मुझे नहीं सुनाई देता। ऐसा क्यों? दादी ने उसे प्यार से सहलाते हुए कहा, क्योंकि बेटा तुम चाहती ही नहीं कि सवेरा हो, कल का सूरज निकले। तुम चाहती हो कि बस रात ही रात रहे और तुम इसमें छुप जाओ, किसी को नजर ना आओ। अब इधर तहसीन ने जमाल के पास आकर कहा, मेरी बेटी ने गुनाह किया है, मैं जानता हूँ, लेकिन मैंने कभी भी उस पर हाथ नहीं उठाया। बिन माँ की बच्ची है वो, सौतेली माँ उसे मारती है, पीटती है, पर उसने कभी मुझसे शिकायत नहीं की। बहुत सहन किया उसने। आज ये कदम उठाते हुए मेरा कलेजा फट रहा है, पर मैं बेबस हूँ। इंसानों की इतनी औकात नहीं कि उसके दामन को दागदार करे। अब सब ऊपर वाले के हाथ छोड़ दिया है मैंने, वो ही उसे देखेगा। अगले दिन भोर होते ही जमाल मरियम को लेकर निकल गया। सफर के लिए वो रेलगाड़ी के डब्बे में सवार हुए। बैठे बैठे जमाल की आंख लग गई। जब वो उठा तो मरियम वहां नहीं है। वो घबरा कर उसे हर तरफ ढूंढने लगा। मरियम बाथरूम के पास किसी औरत से बात कर रही थी। उसे देखते ही जमाल उसे खींचकर अपने साथ अंदर ले आया और धमकाने लगा, क्या बात कर रही थी तुम उससे? हाँ, क्या बताया अपने बारे में तुमने उसे? खबरदार जो यहाँ से हिली तो। अगली सुबह तक वो इस्तांबुल राजधानी उतर गए और सबसे पहले याकूब भाई के पास पहुंचे, जो अगा का बड़ा बेटा है। जब याकूब को सच का पता चला कि उसे यहाँ मरियम को मारने भेजा गया है, उसे बहुत गुस्सा आ गया। ये किस सदी में जी रहे हो भाई? लड़की को मारना कोई आसान काम है क्या? तुम्हें तो पूरी हकीकत भी नहीं मालूम। लोगों की सुनी सुनाई बातों पर यकीन करके तुम अपने हाथ किसी का खून कर दोगे। कल बाबा बोलेंगे कुएं में कूद जाओ तो वो भी करोगे। जमाल बोला, मगर वो गांव में किसी से नजरें नहीं मिला पा रहे। याकूब बोला, गांव की दकियानुसी हकीकत से बाहर आओ। तभी याकूब की बेटी चाय लेकर अंदर आई, जिसे वो बहुत प्यार करते हैं। फिर जमाल बोला, अगर मैंने ये काम पूरा नहीं किया तो मैं गांव वापस नहीं जा पाऊंगा। फैसला हो चुका है, मरियम को मरना होगा और दूसरा कोई रास्ता नहीं। अब सुबह होते ही वो चुपचाप मरियम के साथ वहां से निकल गया। अभी भी सड़कें सुनसान है। वो उसे एक ऊंचे ब्रिज पर जाने वाले सीढ़ी के रास्ते ले गया और बोला, आखिरी बार ऊपर वाले को याद कर लो, क्योंकि ये जगह तुम्हारी कब्र बनने वाली है। तुमने बहुत बड़ा गुनाह किया है, परिवार को शर्मिंदा किया है। मैं अपने हाथ तुम्हारे खून से मैले नहीं करना चाहता, इसलिए तुम खुद यहाँ से कूदकर अपनी जान दे दो। सहमी डरी हुई मरियम ने मिमियाते हुए कहा, मेरे बाबा को पता है क्या? जमाल खामोश है। वो कैसे बताए कि पूरा परिवार ये बात जानता है। बाबा से कहना कि मुझे दुआ दे, उनसे कहना कि मैंने उन्हें कभी शर्मिंदा नहीं किया, कभी कोई गलत काम नहीं किया कि उनका सर झुके। हाँ, ये भी कहना कि मेरी फिक्र ना करे, मैं माँ के पास महफूज हूँ। मेरा अलविदा जरूर कहना। मरियम ने दुपट्टे से अपनी आंखों पर पट्टी बांधी और हाथों का सहारा लेते हुए किनारे पर जा खड़ी हुई। इससे पहले कि वो कूद जाती, जमाल ने उसे पीछे से खींच लिया। अपने सर पर हाथ रखकर बैठ वो मुंह छुपाकर रो पड़ा। दोनों खामोश हो गए। थोड़ी देर बाद जमाल उठा और मरियम उसके पीछे पीछे चल दी। रास्ते में उसे अगा बाबा का फोन आया, पर उसने फोन वहीं गिरा दी, क्योंकि कहने को कुछ नहीं है उसके पास। अब यहाँ इसी शहर में एक इरफान नाम के आदमी की नींद अचानक बीच रात में खुल गई। उसकी सांसें तेज है, घबराहट हो रही है। उसने दराज से कुछ दवाइयाँ निकाल कर ली। ऐसा कुछ समय से ही उसके साथ हो रहा है। वो अपनी बीवी आयशा को बिना बताए एक खत छोड़कर घर से निकल गया। लिखा है, मैं जिंदगी की तलाश में निकला हूँ घर से। अगर उसे ढूंढ नहीं पाया तो वैसे भी मर जाऊंगा। अगर मैंने ये कदम आज नहीं उठाया तो मैं शायद उसी घर, उसी टीवी के सामने, उसी सोफे पर बाकी की जिंदगी भी लेटा रहूंगा। उन्हीं जगहों पर उन्हीं दोस्तों को वही 100 बार दोहराई कहानियां सुनाता रहूंगा और किसी दिन ऐसे ही एम्बुलेंस में ले जाते हुए रास्ते में दम तोड़ दूंगा। इससे पहले कि मेरी ये जिंदगी मेरे हाथों से छूटे, मुझे जाना होगा एक नए सिरे से जिंदगी को तलाशने। अगर सुकून दिला सका इस दिल को तो एक दिन वापस लौट आऊंगा। सालों बाद इरफान अपने गांव घर की दहलीज पर खड़ा है। माँ आंगन में पौधों को पानी दे रही है। एक पल के लिए उन्हें यकीन नहीं हुआ कि उसका इरफान आया है। माँ ने दोनों बाहें फैलाकर उसे सीने से लगा लिया। पिछले बार किसी मीटिंग के लिए जब इसौर आना हुआ था तो कुछ 2-3 घंटे के लिए रुका था। उस वाक्य को भी 5-6 साल गुजर चुके हैं। माँ ने पूछा, बेटा आज की रात तो रुकेगा ना?
उसका जवाब हाँ में सुनकर वो बहुत खुश हुई। रात के खाने पर माँ ने उसे जो जो पसंद है वो सब बनाया है। ऐसा लग रहा है कोई दावत है। इरफान बोला, माँ मैं कुछ समय के लिए कहीं दूर जाना चाहता हूँ। माँ बोली, छुट्टियों पर? इरफान बोला, नहीं ये अलग है, इसमें सिर्फ मैं अपने साथ रहना चाहता हूँ। आयशा को भी मैंने ये बात बता दी है। माँ बोली, तुम जो चाहते हो उसमें तुम्हें कामयाबी मिले, यही दुआ करती हूँ। माँ मैं बाबा के अंतिम संस्कार पर नहीं आ पाया था या नहीं आना चाहता था। आपने तो मुझे इसके लिए कभी माफ नहीं किया होगा ना। पता नहीं मैं किस तरह की जिंदगी के पीछे भाग रहा था, लेकिन अब समझ में आया कि जो किया वो गलत था। पर शायद वो वक्त जो गवा दिया कभी लौट कर नहीं आता। और तो और मैंने अपनी खुद की शादी में अपनी माँ को नहीं बुलाया, दोस्तों के बीच सब कुछ कर लिया। उस वक्त आपको बुलाना जरूरी नहीं लगा था। आज मैं बेहद शर्मिंदा हूँ अपने कल पर। मुझे क्या हो गया था माँ? आपने मुझे ऐसा तो नहीं बनाया था। आप जिसे कलेजे से लगाए फिरती थी वो इरफान कहाँ गुम हो गया माँ? माँ उसे रोते देख नहीं सकी। अरे कुछ मीठा लाना तो मैं भूल ही गई, कहकर रसोई घर में चली गई और वहाँ वो फूट फूट कर रो पड़ी। ये पल दोनों माँ बेटे के लिए बड़ा ही भावुक है। हम कितनी भी बड़ी गलती करते, चाहे उन्हें भूल ही क्यों ना जाए, पर हमारे माँ बाप बिना माफी मांगे ही हमें माफ कर देते हैं। रात में वो अपने बाबा के कमरे में उनके यूनिफॉर्म के सामने खड़ा है। वही बाबा के अलमारी में उसे एक लकड़ी का जहाज दिखा और शोर करती लहरों ने उसके कानों को आवाज से भर दिया। वो सपने में खुद को ऐसे ही एक नाव पर देखता है, आजाद बेपरवाह। वो समंदर में गोते लगा रहा है। शायद उसकी जिंदगी के मायनों को ढूंढने का सफर यहीं से शुरू होगा। इधर जमाल अब अपने मिलिट्री में मिले एक दोस्त के पास जाता है। उसे रहने के लिए कोई जगह चाहिए जहाँ ज्यादा लोग ना हो, और वो उसके रहने का इंतजाम समंदर किनारे एक केबिन जैसे घर में कर देता है, क्योंकि वहाँ का केयरटेकर अब गांव जाना चाहता है। कुछ दिनों के लिए ही सही उन दोनों का सर ढकने का बंदोबस्त हो गया। वहाँ उन्हें मछलियों की देखरेख का जिम्मा मिला है। कुछ दिन और गुजर गए। वो वहाँ रहने के तौर तरीके सीखने लगे। उस रात तेज बारिश हुई। बिजली के कड़कने से जमाल की नींद टूटी। वो एक बुरा ख्वाब देख रहा था। उसने देखा कि मरियम एक बुरी लड़की है। जो हुआ उसमें उसी की गलती है। उसने जाकर सोते मरियम का गला पकड़ लिया। उसे लग रहा है कि वो अपने परिवार वालों को इस लड़की के लिए दगा दे रहा है। वो उससे बार बार उसके साथ ये किसने क्या पूछने लगा। तुम क्या छुपा रही हो? मुझे कुछ याद नहीं, मैं कुछ नहीं जानती, रोते हुए मरियम ने कहा। वो रात दोनों के लिए भारी थी। अब एक रात कोई उस तरफ अपनी बोट लेकर आया। जमाल ने उसे लाइट बंद करने को कहा, क्योंकि रात में रोशनी से मछलियों पर असर पड़ता है। वो आदमी इरफान ही है। उसकी बोट की इंजन खराब हो गई है। आज रात उसे यही रुकना होगा। अगली सुबह जमाल उसे अपनी स्पीड बोट से इंजन ठीक करवाने ले गया। इरफान ने उसे शुक्रिया कहा। यहाँ बाजार का फोन बूथ से जमाल ने अपने उसी दोस्त को फोन किया। उसका दोस्त बड़ा परेशान लग रहा है, क्योंकि जमाल के बड़े भाई याकूब का फोन आया था। वो उसके बारे में पूछ रहे थे, साथ ही किसी मरियम नाम की लड़की का भी जिक्र कर रहे थे। उसके दोस्त को डर है कि कहीं जमाल कोई गलत काम करके यहाँ तो नहीं छुपा। जमाल ने मरियम मर चुकी है कहकर फोन काट दिया। अब वहीं खड़े इरफान ने पूछा, सब खैरियत? मगर कोई जवाब नहीं आया। जब वो वापस पहुंचे तो केयरटेकर गांव से वापस आ चुका है। इसका मतलब उसके दोस्त ने जमाल का वहां से जाने का तय कर दिया है। परेशान जमाल और मरियम को देख इरफान बोला, मेरे साथ चलो कुछ दिन, और फिर कहाँ जाना है बता देना, मैं पहुंचा दूंगा। और वो दोनों उसके साथ चल दिए। बोट में पहुंचकर इरफान ने कहा, मैं सोच रहा हूँ कि ये बोट काफी बड़ा है और मुझे वैसे भी कुछ लोगों की जरूरत पड़ेगी, तो किसी और को रखने से अच्छा होता क्यों ना मैं तुम दोनों को ही यहाँ रख लूँ। मरियम रसोई घर संभाल लेगी और तुम बाकी कामों में मेरी मदद। ये सुझाव दोनों को अच्छा लगा और वो मान गए। इरफान को लगता है कि जमाल और मरियम मियाँ बीवी है। इरफान साहब कितने अच्छे दिल के इंसान है ना, उन्होंने हमारी कितनी मदद की। मगर जमाल बोला, किसी पर इतनी जल्दी भरोसा नहीं करना चाहिए। अब यहाँ उनका पीछा करते हुए आगा इस्तांबुल पहुँच चुके हैं और सीधा याकूब के पास पहुँचे, जिससे उसने कई सालों से बात नहीं की। याकूब गांव छोड़कर बहुत पहले ही शहर आ बसा है। वो यहाँ एक होटल में बर्तन धोने का काम करता है। बाबा को अचानक वहाँ देख वो सकपका गया। उनकी बातों से मालूम होता है कि उन दोनों की कभी नहीं बनी। जमाल के बारे में पूछने पर याकूब ने कहा, मुझे उनके बारे में कुछ नहीं मालूम, और ये गांव नहीं इस्तांबुल है। आपके बनाए नियम यहाँ लागू नहीं होते, और उन्हें वहाँ से चले जाने को कहा।
इधर इरफान शहर जाकर उन दोनों के लिए नए कपड़े लाया है। मरियम को इस तरह देखकर जमाल का मुंह खुला का खुला रह गया। अब रात में खाना खाने के बाद इरफान ने जमाल से उनके बारे में पूछा, पर जमाल कोई सीधा जवाब नहीं देता, बस कहता है हालात हमें यहाँ ले आए। इरफान को उन दोनों को देख बड़ा अच्छा लगता है। दोनों के पास पूरी जिंदगी पड़ी है, अपनी जिंदगी अपनी तरह से जीने के लिए, बिना शर्मिंदा हुए, बिना अफसोस के। उस रात उन दोनों ने साथ बहुत पी ली। दोनों के अंदर एक घुटन सी थी। दोनों बहुत अरसे से खुलकर हंसे नहीं थे। आज वो खूब हंसे और हंसते हंसते जमाल रो पड़ा। एक तरफ परिवार है और एक तरफ एक लड़की की जिंदगी। पता नहीं वो सही कर रहा है या गलत, पता नहीं ये रास्ता उसे कहाँ लेकर जाएगा। अब यहाँ आगाह जमाल के दोस्त तक पहुँच गया। पहले तो दोस्त ने कुछ नहीं बताया, मगर आगाह चालाक है। उसने धूप में अपने बाल सफेद नहीं किए हैं। इंसान की बोली से पता चल जाता है कि वो कुछ छुपा रहा है। किसी तरह उससे बात निकलवा कर वो गांव से अपने साथ लाए एक आदमी को काम पूरा करने भेजता है और कहा जमाल को कुछ नहीं होना चाहिए, उसका क्या करना है ये मैं तय करूंगा। यहाँ इस बात से अनजान जमाल और मरियम इरफान के साथ है। इरफान खुले विचारों का है। उसके लिए लड़का और लड़की के काम में कोई भेदभाव नहीं, यानी कि जहाँ से जमाल और मरियम आए हैं वहाँ से बिल्कुल ही अलग। वो मरियम को जहाज के छोटे मोटे काम सिखाता रहता है। एक दिन उसने उसे मजबूत रस्सी कैसे बांधते हैं सिखाना चाहा, पर मरियम घबरा कर वहाँ से भाग गई। उसे वो मंजर याद आ गया जब उसी के घर वालों ने उसे रस्सी दी थी फांसी में लटकने के लिए। उस दिन पहली बार इरफान को कुछ शक हुआ। अगले दिन इरफान ने बात की तह तक जाने की कोशिश की, पर मरियम कुछ नहीं बोली। अब कभी कभी इरफान के खुले विचार जमाल के तंग विचारों को परेशान कर देता। जैसे उसका कहना है कि लड़कियां जहाज चला सकती है और आदमी रसोई में खाना बना सकता है। अब उधर आगा का आदमी उन दोनों को ढूंढते हुए उसके दोस्त के केबिन हाउस तक भी पहुंच गया। वहां के केयरटेकर को जितना मालूम था उसने बता दिया। एक दिन बोट किनारे लगाकर वो सब कुछ सामान लेने बाजार के लिए निकले। वहां मरियम कुछ रंग बिरंगे गहनों को देख रही है। वापसी में इरफान उसके लिए वो ले आया। पहले तो मरियम ने मना कर दिया, पर जिद करने पर वो लेने के लिए मान गई। उसके गले में वो माला देख जमाल का माथा ठनका। मरियम को जहाज के कोने पे ले जाकर गुस्सा करने लगा। कहा तुमने उसे छूने कैसे दिया खुद को? तुम औरत ही ऐसी हो। मैं ही पागल था जो तुम्हें जिंदा छोड़ दिया। पता नहीं उसे इरफान से दिक्कत है या वो मरियम को पसंद करने लगा है। और मरियम के मुंह से निकल गया जमाल अभी यानी कजन को कहते हैं, और ये कहते इरफान ने सुन लिया। वो हैरान है ये जानकर कि वो दोनों मियाँ बीवी नहीं है। उसने कहा इतना बड़ा झूठ कहा तुम दोनों ने मुझसे। मैं पुरानी जिंदगी छोड़कर यहाँ इतनी दूर आया हूँ और यहाँ पर भी लोग फरेबी से भरे हैं। क्या इतना मुश्किल था मुझे सच बताना? जमाल गुस्से में मरियम को लेकर वहाँ से चला गया। जाते हुए मरियम उसे समझाती है, तुम्हें इतना गुस्सा किस बात पर आता है? मैंने कुछ गलत नहीं किया, इरफान ने कुछ गलत नहीं किया। ये सिर्फ तुम्हारे दिमाग में है। तुम अंदर से बीमार हो जमाल। तुम खुद को अलग समझते हो पर हो नहीं। अब जमाल ने फोन बूथ से याकूब भाई को फोन लगाया और पता चला अगा बाबा तुम्हें इस्तांबुल में हर कहीं ढूंढ रहे हैं। संभल कर रहना, वो खतरनाक है। अगर वो इतनी दूर तक आ सकते हैं तो कुछ भी कर सकते हैं। मरियम भी उसके साथ खड़ी है। तभी इरफान उन्हें ढूंढता हुआ आया और कहा मुझे सबको जानने की जरूरत नहीं। जो भी तुम दोनों के बीच है मुझे बताना जरूरी नहीं और मुझे जानने का हक भी नहीं है। मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों वापस मेरे साथ चलो और सब कुछ जैसा चल रहा था वो सही था। दोनों के पास और कोई जगह भी नहीं है ठहरने की और वो वापस चले गए। अब एक दिन इरफान को ढूंढते हुए उसकी बीवी वहां आ पहुंची और उसे मरियम के साथ देख मुंह बना लिया। शाम को दोनों साथ तो बैठे हैं मगर दोनों फिर भी बहुत दूर है क्योंकि उनकी सोच में फर्क है। इरफान उसे समझाता रहा कि उसे जिंदगी से क्या चाहिए, कि वो थक चुका है उन झूठे हाई क्लास दोस्तों से, दिखावे की जिंदगी से। मुझे अपनी जिंदगी को अब अपने हिसाब से चलाना है। मैं जिंदगी के उन टूटे लम्हों को जोड़ रहा हूँ जिनकी कड़ियाँ बहुत पहले गुम हो चुकी है। मैं जानना चाहता हूँ कि आखिर मैं कौन हूँ। और उसकी बीवी को बस इतना ही समझ आया, क्योंकि वो अपने पति इरफान से ज्यादा अमीर है या ज्यादा कामयाब है, इसलिए वो उससे भाग रहा है और यहाँ गांव की कमसीन जवान लड़की के प्यार में लट्टू है, इसलिए वापस जाना नहीं चाहता। सच में उनकी सोच में जमीन आसमान का फर्क है। मालूम नहीं इतने सालों वो एक शादीशुदा जिंदगी में बंद कर कैसे रहे। खैर, जाते हुए उसकी बीवी उसे तलाक के कागज दे गई। अब एक दिन जमाल ने सुबह उठकर देखा कि मरियम और इरफान दोनों जहाज में नहीं है।
उसने हर तरफ ढूंढा पर वो कहीं नहीं मिले। उसके दिमाग में अजीब अजीब ख्याल आने लगे। उसका डर यकीन में बदलता जा रहा है। और वहां मरियम इरफान के साथ समंदर किनारे मछलियां देख रही है। इरफान जानता है कि वो खामोश रहती है, खुद में बंधी हुई, शायद इससे वो खुलने की कोशिश करे। उसने देखा कि जब मरियम घर की बातें करती है तो बहुत खुश रहती है। उसे गांव याद आता है, पर वो कहती है कि अब वापस जाना उसके नसीब में नहीं। इरफान उस पर कुछ भी बताने का दबाव नहीं डालता। अब जब वो वापस आए, जमाल ने मरियम को एक थप्पड़ मारकर गिरा दिया और इरफान का गला पकड़ लिया। मरियम चिल्लाते हुए उसे रोकने लगी, मगर जमाल का डर आज उसके सर चढ़कर बोल रहा है। वो किसी भी इंसान की जान ले लेगा जो भी मरियम के करीब जाने की कोशिश करेगा। बर्दाश्त के बाहर होकर मरियम ने उसकी बंदूक निकाली और हवा में गोली चलाई। बस बहुत हो गया। मैं अंदर ही अंदर चीख रही हूँ, पर किसी को मेरी आवाज सुनाई नहीं देती। क्या मैं मर चुकी हूँ? क्या किसी को मालूम है मुझे कैसा महसूस होता है? जमाल, इससे बेहतर होता तो मुझे रोज तिल तिल कर अपने गुस्से और शक से मारने के बजाय उसी दिन मार देते। मार डालो मुझे, कहकर उसने बंदूक अपनी तरफ की। जमाल ने उसे लपक कर बंदूक छीन लिया। उसे लगा कि वो मरियम को आज खो देगा। यहाँ शाम को इरफान ने उसे समझाया, तुम मरियम से प्यार करने लगे हो तो तुम्हें क्या चीज रोक रही है? क्यों अपनी और उसकी जिंदगी नर्क बनाने पर तुले हो? जमाल बोला, मरियम पर दाग लगे हैं। इरफान बोला, मरियम हम सबसे ज्यादा पवित्र है। हम सब ने गुनाह किए हैं। हमारे गिरेबान मरियम से कहीं ज्यादा दागदार है। मैं समझ सकता हूँ तुम क्यों उसके आंचल को दागदार कह रहे हो, मगर तुम्हें कैसे पता गलती उसकी है? और अगर ऐसा कुछ हुआ भी है तो इससे फर्क नहीं पड़ता अगर तुम उससे प्यार करते हो। प्यार इन सब चीजों से बहुत ऊपर है। और जमाल ने कबूल किया, हाँ वो मरियम को चाहता है। बड़ी हिम्मत लगी, मगर आज उसने ये मान लिया कि वो मरियम पर नाराज होता रहा, क्योंकि वो उसके पास आना तो चाहता था पर बीता कल उसे आने नहीं देता था। इरफान ने जमाल का नजरिया बदल दिया। अब उसमें गुस्सा नहीं भरा है, वो अंदर से शांत हो चुका है। सारी बातें जानने के बाद इरफान ने कहा, मैं तुम दोनों की मदद करूंगा। एक नई जगह, नई पहचान के साथ रहने में। मेरे कई जान पहचान के लोग हैं और ये दुनिया इतनी छोटी तो नहीं कि एक मरियम और जमाल को उसमें जगह ना मिल सके। वो लोग ये बातें कर ही रहे थे कि इतने में अगाह के लोग मरियम को अगवा कर ले गए। जमाल और इरफान ने भी उनका पीछा किया। किनारे पहुंचकर मरियम जैसे तैसे उनसे पीछा छुड़ाकर भागी और भागते हुए उसे वो दिन याद आ गया। उस दिन भी वो ऐसे ही भाग रही थी, अकेली, डरी हुई, मदद की गुहार लगा रही थी, मगर किसी तक उसकी आवाज नहीं पहुंची। वो चिल्लाती रही, नहीं चाचा, नहीं, मुझे छोड़ दो चाचा। तब तक जमाल उस तक पहुंच गया और उसे अपनी बाहों में भर लिया। मरियम को सब याद आ गया। उसे याद आ गया कि वो आदमी कौन था। वो और कोई नहीं, जमाल के बाबा आगा थे। इसी वजह से वो उसे मारने के लिए इस्तांबुल तक आ गए। वो अपना गुनाह छुपा रहे थे। ये जानने के बाद जमाल की आंखों में खून के आंसू उतर आए। उसने ये सपने में भी नहीं सोचा था कि उसके बाबा ऐसा कर सकते हैं। वो वापस गांव आया। आगा उसे देखकर खुश हो गया कि आखिरकार वो अपना काम करके लौट आया है। अब किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। लेकिन तभी जमाल ने बंदूक उस पर तानी और बोला, आज मैं इस दुनिया को एक बलात्कारी से आजाद कर देना चाहता हूँ। आगा चौंक गया। उसका चेहरा साफ बता रहा है कि वो गुनहगार है, मगर जमाल उसे मार नहीं पाया और बंदूक वहीं फेंक वहां से हमेशा के लिए चला गया। सामने खड़े मरियम के बाबा तहसीन के पैरों तले जमीन खिसक गई। इस पूरे वक्त उसकी बेटी का गुनहगार सामने था और वो उसी का साथ देता रहा अपनी मरियम को मरवाने के लिए। अब जमाल को जाते हुए एक गोली की आवाज सुनाई दी। तहसीन ने अपनी बेटी का बदला ले लिया। अब इरफान उन्हें एक नई जगह छोड़ एक नए सफर के लिए रवाना हो गया। मरियम उससे कहती है, जैसा आप हमेशा कहते थे, यह हवा जिंदगी की तरह हर वक्त बदलती है, पर इसकी खास बात है कि ये कभी नहीं रुकती। आप मुझसे ये मत पूछना कि आगे क्या होगा या मैं अब क्या करूंगी। मुझे बस इतना पता है कि ये मेरी जिंदगी है और मैं इसे जीना चाहती हूँ। उस हवा की तरह ये भी कभी नहीं रुकेगी। आपने एक जहाज के पतवार की तरह हमें रास्ता दिखाया है। हवा के विपरीत अपनी जिंदगी की नाव को आगे बढ़ाना सिखाया है। मैं हमेशा आपकी शुक्रगुजार रहूंगी और इंतजार करूंगी एक बार फिर आपसे मिलने के लिए। खुदा हाफिज। इसी के साथ मुझे भी इजाजत दीजिए। दोबारा मुलाकात होगी। धन्यवाद।